डीपीएसपी आर्टिकल्स के बारे में। सो डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कौन से आर्टिकल्स के अंडर आता है एंड कौन से पार्ट में आता है। डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या? फिर हमने पढ़ा था कि इसे फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से 3 क्लासिफिकेशन है इसकी, वो सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। आज हमारा सिर्फ इतना टॉपिक होगा कि हम इसके आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो 42वें और 44वें जो संशोधन होता है संविधान का, उसके थ्रू ऐड किए गए हैं, मतलब 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे जो बेसिक से हैं हमारे आर्टिकल्स। हम स्टार्ट करते हैं 38th आर्टिकल से। हमने पढ़ा था डीपीएसपी में आते हैं 36 से 51 तक आर्टिकल्स, तो 36 और 37 डीपीएसपी के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 38 हमें बताता है कि क्या रूल्स हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। अब यहाँ से वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अंडर आर्टिकल 38 हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है सोसाइटी में, जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो सके। अब इसका मतलब क्या है? हमें एक ऐसा सामाजिक स्तरीकरण बनाना है अपने समाज में जिससे लोगों की भलाई हो सके। देखिए, जो ये कास्ट सिस्टम है, जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्हें तो सारे प्रिविलेजेस हैं, सारे प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट के हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके जो प्रिविलेजेस उनको प्राप्त नहीं है, जो फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। तो ये कहता है कि ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन कीजिए जिससे सबकी भलाई हो, कोई गरीब गरीब ना रहे, अमीर अमीर ना रहे, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, इस तरह से, ठीक है ना। जो आर्टिकल 39 है, इसके 5 सब पार्ट हैं, A, B, C, D एंड E। कई बुक्स में आपको 1 2 3 4 5 भी मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी बुक में इस तरह से है। इसका ए पार्ट क्या बोलता है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपका लाइफस्टाइल सिंपल हो, अच्छा हो, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो। बी बोलता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं कि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ना के बराबर है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सी बोलता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पैसा धन दौलत एक इंसान के पास ना रहे, सबके पास इक्वली हो, ये कंसंट्रेटेड, राइट। डी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान पे। ऐसा नहीं कि जो अगर आदमी और औरत दोनों एक ही काम को कर रहे हैं पर आदमी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, औरतों को कम, ये होता था पहले, पर अब ऐसा नहीं होगा। ई के अंडर आता है हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, जो काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी एज के हिसाब से काम लिया जाएगा। कोई बूढ़ा है, जैसे कोई एज पर्सन है, ठीक है, बूढ़े लोग हैं, उनसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से काम लिया जाएगा, राइट। अब आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कि हमें विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे। देखिए, गांव में पंचायतें होती हैं विलेज लेवल पे, तो उसी के बारे में बात की है। महात्मा गांधी जी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए इसे आप गांधी प्रिंसिपल के अंडर भी एक आर्टिकल समझ सकते हैं। फिर आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि हमें राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन देना है। किसको? जो अनएम्प्लॉयड है, जो ओल्ड एज में है, बूढ़े लोग हैं, या जो सिकनेस, जो बीमार लोग हैं, उनको राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन देना है। आर्टिकल नंबर 42 क्या बोलता है? ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, ह्यूमन कंडीशंस, काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। अगर बहुत आप केमिकल फैक्ट्री में काम करें तो वहाँ ठंड, मतलब वहाँ पे फैंस होने चाहिए, इस तरह से अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए, खाना पीना मौसम सब अच्छा होना चाहिए अंदर। एंड मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को जितना प्रमोट किया जा सके करिए। सॉरी, आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा, लेट मी एडजस्ट द पेज। ओके, आर्टिकल 43 बोलता है कॉटेज इंडस्ट्रीज कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको जितना हो सके प्रमोट किया जाए इन पर्टिकुलर। आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी सेम है, सबके लिए सेम रूल्स हैं, सेम रेगुलेशंस हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस है, कोई ऊपर नीचे कोई कम ज़्यादा नहीं है। अब जैसे कि मुस्लिम्स का रहता है ट्रिपल तलाक रहता है, तो उनका तलाक का सिस्टम अलग, हिंदुओं का अलग, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। सबको कोर्ट जाके पिटीशन जो भी प्रोसेस है आपको पता ही क्या क्या होता है, तो वो सब करना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर वो सब कुछ आता है। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, सभी को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ये टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल के बच्चों तक। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने कौन से आर्टिकल नंबर में ये पढ़ा था, ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। देन आर्टिकल 46 क्या बोलता है? प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, जो भी इसमें मेनली आता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं ना सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। लेकिन मेनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कौन से रहते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उन्हीं के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करना। फिर आर्टिकल 47 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, शराब है, सिगरेट्स हैं, सब जो भी चीज़ें हैं इनका प्रोहिबिशन करो, इनको बंद करो, इन्हें यूज़ नहीं करना है, राइट। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काल्स, जो भी पशु होते हैं इनकी चमड़ी काटना वो सब बंद कीजिए। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसको प्रमोट कीजिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, जो हमारे ऐतिहासिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स जिसके मेनली दिल्ली में है, काफ़ी ज़्यादा ताजमहल है आगरा में, तो इन सबको प्रोटेक्ट करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है उसे जो न्यायिक पालिका
भूमिका होती है इसको अलग करना है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो अलग काम करेगा, जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो अलग काम करेगा, ये कहता है। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पीस को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए हमारे बाकी देशों के साथ, इंटरनेशनल डिस्प्यूट कोई है तो उसको सॉल्व करना है। सारी चीज़ें किस में आती हैं? 51 में आती हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मैंने बहुत फटाफट और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि लंबी वीडियोस आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, हमें जस्ट रिवीजन करना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अंडर विच आर्टिकल्स, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं कि ये वाला आर्टिकल नंबर दिस ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो इन्हीं में किसी में ए, किसी में बी, इस तरह से ऐड की हुई हैं चीज़ें। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो, टॉपिक समझ आ गया जो मैंने वीडियो समझाया है। और अगर आपको वीडियो बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं जिनके थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है, जैसे कि 97th है, 44th है, 42nd है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है? संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान में कुछ चेंजेस लाई जाती हैं तो फिर उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इन्हें फिलॉसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा है? इसे कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये मेयरली इंस्ट्रक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स इनका क्या रिलेशन है वो सब हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया कि हर एक आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या बोलता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब पहले तो ये क्वेश्चन भी आता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? 2011 में हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 43 था उसमें बी पार्ट ऐड किया गया है, ठीक है। ये क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनकी प्रमोशन, उनकी मैनेजमेंट, उनको बढ़ावा दो, ये कहता है आर्टिकल 43B। अब क्वेश्चन आपको ये आर्टिकल वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई है, तो वहाँ पे आपको 97 पे टिक करना है। क्वेश्चन इन दोनों का रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ है? 1978 में हुआ है। इसके अंदर आर्टिकल 38 का ए पार्ट ऐड किया गया है, जो क्या बोलता है? स्टेट शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम। हमारे देश में आपने देखा ही होगा इनकम में कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं। जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो बहुत अमीर हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कमा पाते वो बहुत गरीब हैं। तो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो कुछ इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट का काम है कि जो इनइक्वालिटीज़ है ना अमीर और गरीबों में, इसको कम करना जितना हो सके, राइट। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ। इसके थ्रू 4 चीज़ें ऐड की गई हैं, तो उन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट जो है ये दो, ठीक है, बट हम चारों पढ़ेंगे। 39th का ए पार्ट में ऐड किया गया है फ्री लीगल एड, दैट इज जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब क्या है? कोई किसी केस में फंस जाते हैं तो उन्हें फ्री लीगल एड मिलेगी, मतलब वो वकील जो है वो फ्री में हायर कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिस जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी के बेस पे मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत गरीब है, एडवोकेट हायर नहीं कर सकता, तो उसे सरकारी एडवोकेट मिल जाता है, राइट। 39F में ऐड किया गया है यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप बच्चों को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी था। मुझे आर्टिकल बताया कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि 14 से कम साल के बच्चों को आप हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करवा सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आर्टिकल। नाउ 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। अब होता क्या है? वर्कर्स कौन से होते हैं? जो लेबर टास्क फोर्स होती है, वो मेनली काम हाथ का ही काम करते हैं या फिर मशीनरी का काम करते हैं, बट वो कभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो ऐसे लोग हैं वर्कर्स, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है, हमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है कि इन लोगों की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बढ़नी चाहिए, जिससे क्वालिटी जो है और जो लाइफस्टाइल है इन वर्कर्स का, जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की, वो भी इंप्रूव होगी। नाउ 48A के अंडर क्या आता है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो इसके अंडर आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लिए हमने वो सारे जो कि किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो हम पार्ट 4 में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हम पार्ट 4 में पढ़ते हैं, बट 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं पार्ट 4 के बाहर है जो आर्टिकल, जैसे कि 350, 351 और आई थिंक 353, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो जिनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो उन आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी एंड उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपको नॉर्मली और जगह पे नहीं मिलेंगे। ये मैंने बहुत सारी बुक से कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नोट्स बनाए हैं। सो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैक्सिमम मैं हर बार सभी का रिप्लाई करती हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।